Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 31 of Business Mathematics MTH367. Today we will study the chapter number 20 named Optimization, Functions of Several Variables. So chapter objectives are to provide an understanding of the calculus of functions which contains two independent variables. Overview: the optimization procedures for functions which contain more than one independent variable. Introduce the nature of and procedure for optimization of functions subject to constraining conditions. तो आज हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 20 के ऑब्जेक्टिव्स में ये है कि एक तो हम जो फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल यानी जिसमें अंदर हमारे पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको स्टडी करें और उनकी कैलकुलस क्या होती है, उनके डेरिवेटिव्स किस तरह से लिए जाते हैं, ये हमने पढ़ना है। उसके बाद हमने जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर हैं जब आपके पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। मेन टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 20: पार्शियल डेरिवेटिव्स इज़ द फर्स्ट टॉपिक, optimization of bivariate functions is a second topic, and the last one would be applications of bivariate optimization. So we briefly recall that in the last lecture we studied section 19.4, which was applications of integral calculus by solving varieties of different problems in business, economics and finance. तो last lecture में हमने सेक्शन 19.4 की चंद एप्लीकेशंस हमने देखी कि कैलकुलस को यूज़ करते हुए किस तरह इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटेग्रल्स और इंटेग्रल कैलकुलस को एज ए होल यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। टुडेज टॉपिक्स, सो वी विल स्टडी चैप्टर 20। पार्शियल डेरिवेटिव से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं उसको स्टडी करेंगे और एट द एंड हम पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शन। बेसिकली हम जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे इस टॉपिक का, इसको डिटेल में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स, द कैलकुलस ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। In this section we will discuss derivatives of bivariate functions and their interpretations. तो जो bivariate function है जिसके अंदर यानी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती हैं उसकी कैलकुलस और सिंगल वेरिएबल फंक्शन की कैलकुलस काफ़ी हद तक सिमिलर है और सबसे पहले हम उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। So derivatives of bivariate functions. With single variable functions, the derivative represents the instantaneous rate of change in the dependent variable with respect to a change in the independent variable. तो जैसे कि हमने पता है कि जो डेरिवेटिव होता है अगर आपके पास एक ही सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज को रिप्रेजेंट करता है जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आती है। फॉर बाइवेरिएट फंक्शंस देयर आर टू पार्शियल डेरिवेटिव्स। These derivatives represent the instantaneous rate of change in the dependent variable with respect to changes in two independent variables separately. तो अब हम इसका जो डेरिवेटिव है उसको दो वेरिएबल्स के फंक्शन को जो डेरिवेटिव है उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं और इस सूरत में जो चेंज आती है इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ चेंज होता है वो विद रिस्पेक्ट टू दो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। यानी पहले तो हम एक ही वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं अब दो वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट चेंज होता है। सो गिवन अ फंक्शन z is equal to f of xy, a partial derivative can be found with respect to each independent variable. तो अब हमारे पास दो वेरिएबल्स का फंक्शन है तो इसको हम लिखेंगे z is equal to f of xy। x और y जो है यहाँ पे हमारे ये दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एंड z इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब पहले हमारे पास एक ही वेरिएबल होता था तो हम उसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेते थे। अब हमारे पास दो वेरिएबल है तो अब हम पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके बाद सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इस केस में x और y है। द पार्शियल डेरिवेटिव टेकन विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय पार्शियल z बाय पार्शियल x और f सबस्क्रिप्ट x।
तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं उसकी नोटेशन होगी पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स। ये जो साइन है इसको हम पढ़ते हैं पार्शियल जेड, तो इसको हम पढ़ेंगे पार्शियल जेड और इसको हम पढ़ेंगे पार्शियल, so this is partial z by partial x या fx, f सबस्क्रिप्ट x, यानी इस फंक्शन f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x या फिर इस वेरिएबल z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। एंड सिमिलरली द पार्शियल डेरिवेटिव टेकन विद रिस्पेक्ट टू y इज डिनोटेड बाय पार्शियल z बाय पार्शियल y और f सबस्क्रिप्ट y। तो बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू x जब हम लेते हैं तो हम नीचे पार्शियल x लिखते हैं, तो इस केस में हम जो है पार्शियल z बाई पार्शियल y लिखेंगे या फिर f सबस्क्रिप्ट y लिखेंगे। Although both notational forms are used to denote the partial derivative, we will use the subscripted notation fx and fy in this chapter। दोनों फॉर्म्स यूज होती हैं, हम मेनली जो फॉर्म यूज करेंगे वो होगी ये सबस्क्रिप्ट वाली नोटेशन की वो। So what is the definition of partial derivative? Given the function z is equal to f of xy, the partial derivative of z with respect to x at the point xy is fx denoted by fx या फिर इसको हम लिख सकते हैं partial z by partial x is equal to limit delta x goes to 0, यानी with respect to x जो बहुत इंस्टेंटेनियस चेंज आ रही है उसको रिप्रेजेंट करती है कि लिमिट डेल्टा एक्स जो है यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो चेंज है वो बहुत छोटी है यानी इंस्टेंटेनियस है, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट्स। तो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड करेंगे। एंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट xy इज fy लिमिट डेल्टा y गोज टू 0 fx y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x y डिवाइडेड बाई डेल्टा y। तो ये जो बेसिकली है ये चेंज हम मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और यानी जब इंस्टेंटेनियस चेंज है डेल्टा y जो है यानी चेंज इन y जो है वो बिल्कुल 0 के अप्रोच कर रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए यूज होता है। सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड fy provided the limit exists। So now we solve this function and find the partial derivatives of this function। So the question can be completed by saying find partial z by partial x, या इसको हम partial f by partial x भी कह सकते हैं। यहाँ पे z मेंशन नहीं किए गए क्वेश्चन में, so this is z partial f by partial x और fx and fy, और fy जो है हमारे पास partial f by partial z है, y पार्शियल y है। इसको ये भी लिख सकते हैं या फिर इसको पार्शियल z बाई पार्शियल y भी लिख सकते हैं। सो देयर आर मेनी नोटेशंस, 2-3 notations to represent it। So solution is that the partial f by partial x which is fx is equal to limit of delta x goes to 0 f of x plus delta x y minus f of x y होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो ये है हमारा जनरल एक्सप्रेशन। तो अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, लिमिट डेल्टा x गोज टू 0 f of x प्लस डेल्टा x, तो दिस इज 3 और x की जगह पे हमने x प्लस डेल्टा x पुट करना है, x प्लस डेल्टा x स्क्वायर
प्लस 5y क्यूब। तो यानी x की जगह पे आपने x प्लस डेल्टा x पुट करना है और y की जगह पे जस्ट y पुट करना है, और यहाँ पे भी आपने जस्ट सिंपली जो आपका फंक्शन है वही लिख लेना है f ऑफ एक्स वाई प्लस 5y क्यूब। So this plus minus 5y cube cancels with this 5y cube, all divided by delta x. So this is equal to limit delta x goes to 0, and when you expand this you get 3x square plus delta x square plus 2x delta x minus 3x square whole divided by delta x. और यहाँ पे आपका 3x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा लिमिट डेल्टा x गोज़ टू 0 3 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। डेल्टा x को कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा लिमिट डेल्टा x goes to 0 delta x into 6x plus 3 delta x divided by delta x. So this will cancel with, and you get 6x plus 3 times 0, which gives you 6x. So now we find the partial derivative. The partial derivative with respect to y. This is partial f by partial y or fy. This is equal to f of x y plus delta y minus f of x y whole divided by delta y such that limit of delta y goes to 0. तो ये आएगा आपके पास लिमिट डेल्टा y goes to 0 3x square plus 5 times y plus delta y cube minus 3x square plus 5y cube whole divided by delta x. तो ये आपके पास आएगा लिमिट डेल्टा y goes to 0, ये plus 3x square will cancel with minus 3x square, and you get 5 times y cube plus delta y cube plus 3y delta y square plus 3y square delta y, and फर्दर ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है यहाँ पे हम लिखेंगे minus 5y cube, and this is whole divided by delta y goes to 0 delta y. So simplifying you get limit delta y goes to 0 15y square plus 15y delta y plus 5 delta y square. यहाँ पे ये दो कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, and this will give you 15y square plus 0 which is 15y square. So this is fy. तो इस तरह से हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y. Fortunately, partial derivatives are found more easily using the same differentiation rules we used in chapter 15 to 17.
तो पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम उन रूल्स की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं जो कि हमने चैप्टर 15 और 17 में यूज़ किए हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो यू हैव टू डू द फॉलोइंग. The only exception is that when a partial derivative is found with respect to one independent variable, the other independent variable is assumed to be held constant. यानी जब आप एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव एक इंडिपेंडेंट के विद रिस्पेक्ट, तो आपने दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आपने कांस्टेंट कंसिडर करना होगा डेरिवेटिव लेते हुए। और इसी तरह जब आप सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपने फर्स्ट जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट कंसिडर करना होगा। फॉर इंस्टेंस, इन फाइंडिंग द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। यानी जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपका जो y होगा वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली जब आप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो आपका जो x है वो बतौर कांस्टेंट की ट्रीट होगा। A very important point is that the variable which is assumed constant must be treated as a constant in applying the rules of differentiation. तो जब से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन तो आपने ये मस्ट ख्याल रखना है कि जो डेरिवेटिव है उस पर आप वही रूल अप्लाई करेंगे जो कि किसी कांस्टेंट पे यूज़ होता है। जिस डेरिवेटिव को आप कांस्टेंट ले रहे हैं उस पर जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो उसको आप एज ए कांस्टेंट ही उसका डेरिवेटिव लेंगे। So find the partial derivatives f of x and fy for the function f of x y is equal to 5x square plus 6y square। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करनी है इस फंक्शन के जो कि गिवन है एज 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर के। सॉल्यूशन, फर्स्ट to find the partial derivative with respect to x, the variable y must be assumed held constant। तो अब आपके पास जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जो वेरिएबल y है ये कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा। सो डिफरेंशिएटिंग term by term, we find that the derivative of f of x y with respect to x is 10x। यानी आप fx लें तो पावर रूल यूज़ करेंगे पहली टर्म पे तो ये आ जाएगा आपके पास 10x टू द पावर 2 माइनस 1, और सेकंड टर्म पे 6 टाइम्स y कांस्टेंट है तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है 0, so you get 10x plus 0, so this gives you 10x। So when you are taking derivative with respect to x, you take y as constant, और जब आप with respect to y लेंगे तो आप x को constant consider करेंगे। Similarly in finding partial derivative with respect to y, the variable x is assumed to be constant।
So in this case you will have fy, आपके पास जो f है वो है 5x square plus 6y square. तो इस केस में fy आपका 5 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि x कांस्टेंट है तो ये 0 होगा, प्लस 6 इंटू 2y. तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 12y. सो fy वुड बी 12y. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. जब आप विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे होंगे पार्शियल डेरिवेटिव, आप y को कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे, और जब आप विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे होंगे तो आप x को कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे. So let's do another example. Find fx and fy for the function f of xy is equal to 4 into xy. अब हमारे पास फंक्शन है 4 टाइम्स x टाइम्स y. तो अब हमने इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं. सो इन सॉल्यूशन एज f of xy is equal to 4xy. So it means आपका जो विद रिस्पेक्ट टू x है डेरिवेटिव उसमें 4, x का आपका डेरिवेटिव 1 है और y कांस्टेंट आप ले रहे हैं. सो दिस विल बी 4y बिकॉज y इज कांस्टेंट. और जब आप विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे होंगे तो ये होगा आपके पास 4x कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 है. So this is 4x. So you can state that x is constant. तो आपने जो जिस वेरिएबल को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप नहीं ले रहे डेरिवेटिव, उसको आपने कांस्टेंट लेके दूसरे के विद रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव ले लेना है. So we can do another example. If your f of xy is given by e to the power x square plus y square, and find fx and fy. तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे होंगे डेरिवेटिव, व्हाट यू विल डू, यू विल e to the power x square plus y square, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, लेकिन साथ में into derivative of x square plus y square with respect to x. So this will give you e to the power x square plus y square into 2x plus 0. तो ये आपके पास आ जाएगा 2x e to the power x square plus y square. सिमिलरली जब आप विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये आएगा आपके पास e to the power x square plus y square into e dy of x square plus y square. यानी आपने विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव लेना है. आपका x कांस्टेंट अज्यूम होगा, तो ये होगा e to the power x square plus y square into 0 plus 2y, and this will be equal to 2y e to the power x square plus y square. So this is fy and this is fx. So that's how you take the partial derivatives. तो यहाँ पे आपने जो रूल यूज़ किया है वो है कि if f of x is e to the power some function h of x, then the derivative of f of x होगा e to the power h of x into h prime of x. तो आपने ये रूल यूज़ किया है. So let's do another example. F of xy is given by 3x minus 2y square whole cube. We need to find fx and fy. तो f of xy आपको गिवन है 3x minus 2y square के तौर पे whole cube. So when you take derivative with respect to x, सबसे पहले आप पावर रूल लगाएंगे.
which will be 3 into 3x minus 2y square to the power 3 minus 1 into d by dx of this whole function, which is 3x minus 2y square. This will be 3 into 3x minus 2y square whole square, और ये होगा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू x इज 3 एंड 0 विद रिस्पेक्ट टू y, जो x का विद रिस्पेक्ट टू x जो y का डेरिवेटिव होगा या y स्क्वायर का वो 0 होगा. So you will get 9 times 3x minus 2y square whole square. और जब आप with respect to y लेंगे डेरिवेटिव तो you will have 3 times 3x minus 2y square to the power 3 minus 1 into d by dy of 3x minus 2y square. तो ये आपके पास आ जाएगा 3 into 3x minus 2y square whole square. विद रिस्पेक्ट टू y 3x का डेरिवेटिव 0 होगा और यहाँ पे माइनस 4y होगा. सो दिस विल बी माइनस 12y टाइम्स 3x माइनस 2y square whole square. So that's basically how you take the partial derivatives. यानी जब आप विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल ले रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो आप y को कांस्टेंट लेंगे, जब आप विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो आप x को कांस्टेंट लेके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. यानी ये जो हमने डेरिवेटिव अभी तक फाइंड किए हैं ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स थे, अब हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की तरफ जाते हैं. सो दे आर ऑफ टू टाइप्स. Type 1 is pure second order partial derivatives. They are denoted by f double subscript x or f double subscript. They are denoted by f double subscript x or f double subscript y. और या इनको हम लिख सकते हैं कि पार्शियल स्क्वायर f बाई पार्शियल x स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर f बाई पार्शियल y स्क्वायर. यानी ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैं और प्योर जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं. हाउ डू यू फाइंड f(x) इज फाउंड by first finding f(x) and then differentiating f(x) with respect to x. Similarly, fyy is found by first finding fy and then differentiating fy with respect to y. तो यानी आप पहले f(x) फाइंड करें और उसका एक बार फिर आप पार्शियल डेरिवेटिव लें तो उसको हम कहेंगे f(x)x) और आप fy फाइंड करें उसका फिर पार्शियल डेरिवेटिव लें तो उसको हम कहेंगे fyy. So they are the pure type of partial derivatives. So type 2 partial derivatives यानी इसको कहते हैं mixed partial derivatives. So these are denoted by fxy and fyx. So fxy is found by determining fx and
then differentiating fx with respect to y। तो fxy को आप फाइंड करने के लिए पहले आपने fx फाइंड करना है और उसको फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। सिमिलरली fyx is found by determining fy and then differentiating fy with respect to x। So there are other notations which are also used इसके लिए कि fxy को लिख सकते हैं हम partial square f divided by partial x partial y, या फिर fyx को भी हम लिख सकते हैं partial square f divided by partial y partial x। Example. So now we do an example where we will be finding the second order partial derivatives. So example asks for determine all first and second order derivatives for the function f of xy is equal to 8x cube minus 4x square y plus 10y cube। Solution। तो अब हमने इसके जो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर तमाम डेरिवेटिव हैं वो फाइंड करने हैं। तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वी विल हैव fx। यहाँ पे क्या करेंगे हम x को वेरिएबल लेंगे और y को कांस्टेंट लेंगे। सो यू विल हैव 8 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 4 और विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 और y कांस्टेंट होगा ट्रीट प्लस 10 टाइम्स y कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। सो ये गेट 24x स्क्वायर माइनस 8xy। So this is our fx। So next is to find fy। So 8 times x कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे माइनस 4x स्क्वायर कांस्टेंट है तो y जो है उसको हम 1 लिखेंगे। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 है प्लस 10 टाइम्स यहाँ पे 3y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4x स्क्वायर प्लस 30 टाइम्स y स्क्वायर। So this is fy। So now we find the second order derivatives। Second order derivatives। पहले हम फाइंड करेंगे टाइप 1। So as fx is 24x square minus 8xy, so this implies that fxx, अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 24 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 8 x का डेरिवेटिव 1 है और y कांस्टेंट है। So this is
48 times x minus 8 times y. So this is fx. And as fy is minus 4x square plus 30y square, हमारे पास fyy जो होगा वो होगा fyy हमारे पास होगा माइनस 4, कांस्टेंट 0 है, x जो है वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 है. सो 30 into 2y. So this will gives us 60 times y. So fyy is 60 times y. So now we find the type 2. आपके पास fx given है कि 24x square minus 8xy. Now you are basically finding the fx जो है उसका with respect to y find कर रहे हैं, जिसको हम लिखेंगे fx y, और यहाँ पे with respect to y find कर रहे हैं तो x constant होगा, so this will be 0, minus 8 x constant है और y 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा fxy is equal to minus 8x. Also, if you have fy minus 4x square plus 30y square, तो आपने अब फाइंड करना है fy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम लिखते हैं fyx, और ये होगा आपका विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 4 इंटू 2x, और यहाँ पे y कांस्टेंट के तौर पे डील होगा तो दिस विल बी 30 इंटू 0. सो दिस गिव्स यू दैट fyx इज इक्वल टू माइनस 8x. So you can see that fxy और fyx are both equal, यानी चाहे आप पहले विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लें फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू y लें, या फिर पहले आप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लें उसका फिर विद रिस्पेक्ट टू x लें, तो ये आपके पास 0, ये आपके पास दोनों बराबर आएंगे. सो दिस इज़ ट्रू इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि ये दोनों बराबर आएंगे, एंड at least in the context of the limitations of your course it will always be true, यानी आपके कोर्स के अंदर जितनी भी फंक्शन हैं वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे. सो fxy is equal to fyx. तो इसलिए आप इनमें से कोई एक भी मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर ले तो दूसरा आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा. सो देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट अबाउट इट कि ये डेरिवेटिव बराबर होते हैं. So a proposition known as Young's theorem states that mixed partial derivatives fxy and fyx are equal if fxy and fyx are continuous. तो अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस फंक्शंस होंगे तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे, बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि आपके कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये हमेशा बराबर होंगे. तो जब भी आपको कोई फंक्शन गिवन हो आपने जस्ट इनमें से कि एक पार्शियल मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर, तो आपके पास दूसरा भी खुद ब खुद आ जाएगा.
सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस। अभी तक हमने बाइवेरिएट फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको स्टडी किया है। अब हम स्टडी करेंगे कि इनकी ऑप्टिमाइजेशन यानी इनका मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा किस तरह से फाइंड करते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं और ये इसकी एप्लीकेशंस क्या है, अब हम ये स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में और बाकी के जो आने वाले लेक्चर है उसके अंदर भी। So optimization of bivariate functions. The process of finding optimum values of bivariate functions is very similar to that used for single variable functions. तो अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन में हमने जो मेथड यूज़ किए हैं उसकी बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होगा ऑप्टिमम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स। As with single variable functions, we will have a particular interest in identifying relative maximum and minimum points on the surface representing a function f of xy. Relative maximum and minimum points have the same meaning in 3 dimensions as in 2 dimensions. तो हम रिकॉल करते हैं कि जब हम लिखते हैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई तो हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर होते हैं, यानी जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं और z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई रिप्रेजेंट अ सरफेस। तो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जो होती है दिस इज अ सरफेस। इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप बनती है उसको हम सरफेस कहते हैं और ये हमारी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जो होती थी इसको हम कहते थे कर्व। तो ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, इन 3 डायमेंशन यहाँ पे होते हैं हम, और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे हम 2 डायमेंशन के अंदर होते हैं। तो 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट को 2 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट इज एक्स वाई, और 3 डायमेंशन में जो हमारे पास जो पॉइंट है वो 3 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स वाई और जेड। So these are the basic information needed in applying all this optimization procedure. तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को जो है हम फाइंड करेंगे जो कि सरफेस के ऊपर होती, पहले हमारी जो कर्व बनती थी उसके ऊपर होते थे हमारे रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम, और अब हमारे पास एक सरफेस बनती है तो बेसिकली ये सरफेस के पॉइंट होंगे रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम। सो रिलेटिव मैक्सिमम, a function z is equal to f of xy is said to have a relative maximum at x is equal to a and y is equal to b if for all points xy sufficiently close to ab, f of ab is greater than equal to f of xy। यानी आपके पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो उसका रिलेटिव मैक्सिमम हमने फाइंड करना है। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए भी हैं, यानी वहाँ पे x वेरिएबल जो है वो a के बराबर है और y वेरिएबल b के बराबर है, तो उसके जो इर्द गिर्द की तमाम पॉइंट्स होंगे एक्स वाई, उन पे जो उसकी वैल्यू होगी वो ए बी की वैल्यू से कम होगी। सो दिस इज़ द वेरी पैरेलल टू द केस ऑफ सिंगल वेरिएबल रिलेटिव मैक्सिमम। उसमें हम कहते थे कि x इज इक्वल टू ए पे हमारे पास होती है ये वैल्यू, अगर उसके तमाम इर्द गिर्द के जो x हों तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें कि f ऑफ a इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x। दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू द केस ऑफ सिंगल वेरिएबल। सिमिलरली रिलेटिव मिनिमम, a function z is equal to f of xy is said to have a relative minimum at x is equal to a and y is equal to b if for all points xy sufficiently close to ab, f of ab is less than equal to f of xy। तो अगर आपके पास एक फंक्शन हो f of xy तो उस फंक्शन का रिलेटिव मिनिमम होगा पॉइंट ए बी पे, यानी यहाँ पे x a है और y b है। अगर उसके इर्द गिर्द के तमाम पॉइंट एक्स वाई सेटिस्फाई करें इस प्रॉपर्टी को कि एफ ऑफ ए बी जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई से लेस देन इक्वल है, यानी एफ ऑफ ए बी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई से कम हो। यहाँ एक्स वाई से हमारी मुराद वो इर्द गिर्द के तमाम पॉइंट्स हैं जो कि ए बी के आसपास हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत सिमिलर डेफिनेशन है सिंगल वेरिएबल के
फंक्शन से रिलेट कर रही है, और सिंगल वेरिएबल फंक्शन में भी डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरह की होती है, रिलेटिव मिनिमम की। नेसेसरी कंडीशन फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा, जिस तरह नेसेसरी कंडीशन हमारे पास होती थी सिंगल वेरिएबल फंक्शंस के लिए, इसी तरह टू वेरिएबल का जो फंक्शन है उसके लिए भी हमारे पास एक रिलेटिव एक्सट्रीमा की कंडीशन होती है। A necessary condition for the existence of a relative maximum or a relative minimum of a function f whose partial derivatives fx and fy both exist is that fx is equal to 0 and fy is equal to 0. तो रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम की जो नेसेसरी कंडीशन है उसकी जिस तरह बिल्कुल पैरेलल है सिंगल वेरिएबल फंक्शन की, उसके अंदर हम कहते थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन अब यहाँ पे हम कहेंगे कि एफ एक्स भी 0 हो और एफ वाई भी 0 हो, तो तब आपके पास जो रिलेटिव जो पॉइंट आएगा वहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम की एग्जिस्ट करने का चांस होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आपके पास कौन से होंगे? The values x star and y star at which fx is equal to 0 and fy is equal to 0 are critical values. तो x star और y star की वो वैल्यूज़ जहाँ पे fx 0 हो और fy 0 हो, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वैल्यूज़। जैसे कि हम x star की वो वैल्यूज़ जहाँ पे fx 0 होता था सिंगल वेरिएबल के केस में, उसको हम कहते थे क्रिटिकल वैल्यू। And the corresponding point x star, y star and f of x star, y star is a candidate for a relative maximum or minimum on f and is called a critical point. तो उनके corresponding जो point आएगा हमारे पास, यानी क्योंकि function of two variables है z which is f of x y है, तो x star और y star को हम z के अंदर पुट करके हमारे पास जो एक point आएगा वो एक candidate होगा किसी relative maximum और relative minimum का, और उस पॉइंट को हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। So now we do an example that how to locate the critical point in the two independent variable case. So the function in this example is given by 4x square minus 12x plus y square minus 2y minus 10. तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं इस फंक्शन के सॉल्यूशन। So fx is equal to 8x square or rather 8x minus 12 plus 0 minus 0 minus 0. तो fx होगा आपके पास 8x minus 12। Similarly fy फाइंड करेंगे, fy है आपके पास 0 minus 0 plus 2y minus 2 minus 0. So this is 2y minus 2 और रादर प्लस 2, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्लस 2y कर दे तो ये प्लस 2 होगा। So let's take it plus 2. So for critical points, set fx is equal to 0, fy is equal to 0. तो अगर fx 0 हो तो आपके पास 8x minus 12 0 होगा, जिससे आपके पास x is equal to 3/2 आएगा, और जब आप fy को 0 लेंगे तो आपके पास 2y plus 2 0 होगा, तो यहाँ से आपके पास y is equal to -1 आएगा। So now what you do that you put these values of x and y in the given function fxy, यानी आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए x is equal to 3/2 और y is equal to -1 को f of x y से जो इक्वेशन गिवन है उसमें पुट कर देने हैं। Let's call it equation 1. So put x is equal to 3/2 and y is equal to -1 in equation 1. You get f of 3/2 or -1 to be 4 into 3/2 square minus 12 times 3/2 plus -1 square plus 2 into -1 minus 10. यहाँ से आपके पास आएगा 9, यहाँ से आएगा -18।
यहाँ से +1 और यहाँ से -2 और यहाँ से -10 which is equal to -20। तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, therefore the critical point is 3/2 -1 and -20। So this is your critical point। यहाँ पे आपके पास क्या था, x star was 3/2, y star जो आपका है वो -1 है और f of x star व y star जो है वो -20 है। So this is the interpretation। तो इसी तरह आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं किसी भी गिवन फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स का। So this is the end of today's lecture। So we briefly review that। We covered section 20.2 which was partial derivatives, and we started section 20.3 which is optimization of bivariate functions। So जो टॉपिक हमने पढ़े उसमें था partial derivatives, second order partial derivatives और optimization of bivariate functions। It was just really an introduction। So in the next lecture we will continue with (20.3) and हमारा लास्ट टॉपिक हो गया applications of and finish applications of bivariate functions, which would be section 20.4। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपने बाइवेरिएट फंक्शंस के क्रिटिकल पॉइंट्स, उसकी बेसिक कैलकुलस, उसकी पार्शियल डेरिवेटिव्स किस तरह से फाइंड करने हैं, इस सबको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन को ब्रीफली रिवीजन करके उसको फर्दर हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस पढ़ेंगे। तो तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह तैयार करके आइएगा ताकि आपको आने वाली चीज़ें समझ आ सकें। और तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।